प्यारे साथियों, उत्तराखंड इतिहास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश का। इससे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल और उसके बाद ऐतिहासिक काल में हम देखें कुनिंद वंश और फिर उसके बाद अन्य वंश जैसे नाग वंश, पौरव वंश, वर्धन वंश, यदुवंश, इन सभी वंशों का हमने अध्ययन इससे पहले की जो मैंने वीडियो बनाई है उनमें कर लिया है। एक क्रम से हम अध्ययन आगे को करते हुए जा रहे हैं। कम से कम 4-5 किताबों को देखकर ये नोट्स बनाए जा रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हैं, कृपया करके पहले उनको देख लें, ताकि हम जब एक क्रम से सिलसिलेवार अध्ययन करते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्रम उनका सही तरीके से बैठता है। कभी भी कहीं से बीच में से पढ़ने के बजाय एक क्रम से पढ़ा हुआ ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है। तो बात करते हैं आज हम कार्तिकेयपुर कत्यूरी राजवंशी। क्या ये कार्तिकेयपुर अलग था, कत्यूरी अलग था, या दोनों एक थे? अलग इस विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग मत हैं। कुछ कार्तिकेयपुर को अलग मानते हैं, कुछ कत्यूरी को अलग मानते हैं, और कुछ अधिकतर विद्वानों का मानना है कि कार्तिकेयपुर और कत्यूरी दोनों एक ही राजवंश थे। प्रारंभ में अब कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश के कौन थे, इसमें बद्रीदत्त पांडे जी, लक्ष्मीदत्त जोशी, इनका मानना है कि ये मूल रूप से अयोध्या के सलिवाहन वंश के थे जो यहाँ आए हुए थे। एटकिंसन का मानना है कि जो कार्तिकेयपुर वंश के थे ये मूल रूप से कुमाऊँ के ही थे, और राहुल संकृत्यायन का मत है कि ये शक वंश के थे। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग जहाँ पर मत होते हैं तो वहाँ से तो पहले प्रश्न बनते ही नहीं हैं। यदि बनते भी हैं तो उसके नंबर फिर सबको मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें आपत्ति चले जाती है फिर। तो अब मानना ये है कि जो कार्तिकेय, इनकी प्रारंभ में, अब इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था। कुछ विद्वानों का मानना है कि 650 से 1100 ईस्वी के आसपास तक था, और जैसे राहुल संकृत्यायन है तो उनका मानना है 850 से 1060 ईस्वी तक था। अलग अलग विद्वानों के अलग मत हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि इनका 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक इनका शासनकाल लगभग रहा था। अब इनका कत्यूरी वंश की स्थापना कैसे हुई, तो और इसका सबसे पहला शासक कौन था? बसंत देव या वासुदेव थे। अब कत्यूरी वंश की स्थापना का कैसे होती है स्थापना, तो हमने पढ़ा था वर्धन वंश। वर्धन वंश जब हमने पढ़ा था, केंद्र में जब हर्षवर्धन का शासनकाल था तो उन्होंने सामंत व्यवस्था को प्रभावशाली बनाया था, जिस व्यवस्था का प्रारंभ गुप्त वंश ने करा था। और वर्धन वंश के टाइम पर जब यहाँ सामंत व्यवस्था थी तो उस समय इस वाले एरिया का सामंत, हर्षवर्धन का सामंत कौन था? यशोवर्मन था। और यशोवर्मन ने भी अपना सामंत नियुक्त किया था बसंत देव को। ये जोशीमठ वाले एरिया का में अपना सामंत किसको नियुक्त किया था? बसंत देव को। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो यशोवर्मन अपने राज्य को अपने को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर लेता है। और जब ये अपने को स्वतंत्र राजा घोषित कर लेता है तो क्या होता है कि उस समय जम्मू कश्मीर में ललितादित्य मुक्तपीठ का शासन था, और इधर भोट प्रदेश यानी कि थोड़ा सा उत्तराखंड वाला एरिया और तिब्बत वाला एरिया जो है, यहाँ पर न्यूखरी राजवंश चल रहा था, और एक स्वर्ण गोत्र देश था, ये एक स्वतंत्र राज्य अलग था। अब जम्मू कश्मीर का जो ललितादित्य मुक्तपीठ है तो वो यशोवर्मन को यहाँ पर हरा देता है और इस एरिया को अपने कब्जे में कर लेता है। तो उसी समय बसंत देव या वासुदेव जो था वो भी अपने को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है। फिर ललितादित्य मुक्तपीठ यहाँ से भोट प्रदेश पर आक्रमण करता है और न्यूखरी राजवंश यहाँ इनको हरा देता है। तो उसी समय डर से बसंत देव अपनी राजधानी थोड़ा सा इधर कश्मीरी हाट में स्थानांतरित कर देता है। तो इस तरीके से जो है कत्यूरी वंश या कार्तिकेयपुर वंश का प्रारंभ होता है। फिर आगे को हम देखें, आगे की कहानी क्या चलती है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश ने पहली बार राजनीतिक एकता स्थापित की थी, ठीक है। कार्तिकेयपुर
राजवंश ही जो था पहला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, जिसके बारे में हमको इतिहास थोड़ा बहुत जितना भी है लिखा हुआ मिलता है। और यदि हम बात करें पहले राजनीतिक वंश की, तो कुनिंद वंश को पहला राजनीतिक वंश माना जाता है। कार्तिकेयपुर राजवंश ने पहली बार राजनीतिक एकता स्थापित की। कार्तिकेयपुर राजवंश के लिए सर्वप्रथम कत्यूरी शब्द का प्रयोग जो किया था एटकिंसन ने किया था। एटकिंसन की पुस्तक थी हिमालयी डिस्ट्रिक्ट, उसके खंड 2 में 1884 ईस्वी में उन्होंने इनके लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग करा था। ठीक है, ये किताबें भी इम्पोर्टेंट बनती हैं। हिमालयी डिस्ट्रिक्ट, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये किताबें हैं, बहुत बार कंपटीशन में विभिन्न एग्जामों में आ चुकी हैं। बात करें इनकी राजधानी की, जो कत्यूरी वंश थे मैंने पहले ही बताया था। पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ चमोली में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर इनकी राजधानी थी, तभी ये कार्तिकेयपुर वंश भी कहलाया। और बताया था कत्यूरी क्यों कहलाया, ये सब हम चर्चा पहले कर चुके हैं। कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर इन्होंने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। यहाँ के 14 नरेशों ने, और उसमें 3 परिवार थे, इन्होंने यहाँ पर 300 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया। और इनमें अधिकतर जो थे शैव धर्म को मानने वाले थे। कुछ राजा वैष्णव धर्म वाले भी होते हैं, परंतु हम कहें मुख्यतः इनका धर्म क्या था? शैव धर्म था। और इनका राज्य धर्म राज्य कहलाता था। इनके टाइम पर शासन व्यवस्था अच्छी थी और स्थापत्य कला का भी विकास बहुत हुआ था, इसलिए इनके युग को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। बात करें कि दूसरी राजधानी कौन थी, तो दूसरी राजधानी कत्यूर घाटी में बैजनाथ या बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नाम से रणचूला कोट में जो थी इनकी दूसरी राजधानी थी। तो पहली राजधानी होगी चमोली के जोशीमठ में, दूसरी हो गई बागेश्वर में। इनकी भाषा संस्कृत और लोक भाषा पाली थी। इनके बारे में हमको ज्ञान, इनके जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, शिलालेख, अभिलेख, इनसे जानकारी हमको प्राप्त होती है। कार्तिकेयपुर नरेशों के 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों की भाषा मुख्यतः संस्कृत थी। और लिपि की बात करें तो इनके अभिलेखों की लिपि कुटिला लिपि थी। अब देखते हैं कि कहाँ से किन राजाओं के शिलालेख मिले हैं और कितने मिले हैं। कुल तो मिले हैं 8। यदि हम बात करें बागेश्वर मंदिर से, तो बागेश्वर से 2 मिले हैं। एक तो मिला है त्रिभुवन राज का और एक मिला है भूदेव का। तो बागेश्वर से 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, त्रिभुवन राज और भूदेव का। बात करें पांडुकेश्वर की, तो पांडुकेश्वर से ललित सूर्यदेव के 2 मिले हैं। पांडुकेश्वर ताम्र अभिलेख 1, 2 और पदमट देव के 1 मिला है। पांडुकेश्वर ताम्र अभिलेख चमोली और सुभिक्ष राज का भी 1 मिला है। यानी कि पांडुकेश्वर से हो गए 1, 2, 3, 4, बागेश्वर से हो गए 2, यानी कि 6 हो गए। और कंडारा ताम्रपत्र रुद्रप्रयाग, यहाँ से मिला है ललित सूर का। और देसठ देव का मिला है बालेश्वर मंदिर चंपावत से। इस तरीके से जो है हमारे टोटल हमको कितने मिले हैं, इनके 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, ऐसे ही दे देगा। जैसे पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख निम्न में से किस राजा से संबंधित नहीं है कह दिया, तो 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम ये दे दिए, चौथा नाम कोई भी अन्य डाल दिया। तो इस तरीके से हमको इनके बारे में पता होना चाहिए कहाँ से किसके अभिलेख मिले हैं और इनकी संख्या कितनी है। ठीक है, इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। यदि हम बात करें जोशीमठ चमोली में कितने नरेशों की बात, यानी कि राजाओं की बात, तो इस राजवंश के प्रथम 3 परिवारों के 14 नरेशों ने उत्तराखंड तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में 300 वर्षों तक शासन किया था। अब ये 3 परिवार जो थे, प्रथम परिवार, इसका संस्थापक जैसे हमने पहले ही चर्चा कर ली है, बसंत देव या वासुदेव जो था इसका संस्थापक था। और कैसे इसने राज्य की स्थापना की है ये भी हमने अभी पहले देख लिया है। इसकी पत्नी का नाम क्या था? राजनारायणी इसकी पत्नी का नाम था। फिर जो इनके पुत्र होते हैं उनका नाम कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। तीसरा शासक जो होता है खरपर देव, चौथा कल्याण राजदेव जिसकी पत्नी का नाम लद्धा देवी था, और 5वां यानी कि अंतिम प्रथम परिवार का अंतिम जो होता है वो कौन होता है? त्रिभुवन राज देव होता है।
दूसरे परिवार की बात करें तो निम्बर, दूसरे नंबर पर ईस्ट गणदेव, तीसरा ललित सूर्यदेव, चौथा भूदेव। तो पहले परिवार का प्रथम बसंत देव और अंतिम त्रिभुवन राजदेव, दूसरे परिवार का प्रथम निम्बर और अंतिम भूदेव। इनका क्रम याद होना चाहिए, कम से कम हमें पहला और अंतिम तो याद होना ही चाहिए। तीसरे परिवार का सलोड़ादित्य और अंतिम शुभिक्ष राजदेव। ठीक है, तो 3 परिवार, इनके प्रथम नंबर पर कौन है और अंतिम नंबर पर कौन है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो देख लिया हमने 3 परिवार हैं और 3 परिवारों से कौन कौन राजा हैं। अब बात करते हैं बसंत देव की। तो बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज के शिलालेख से ज्ञात होता है, अभी हमने पहले देखा था बागेश्वर से त्रिभुवन राजदेव का एक शिलालेख मिला था, उसी से ज्ञात होता है कि प्रथम कार्तिकेय नरेश बसंत देव था, यानी कि बसंत देव ने ही कार्तिकेयपुर वंश की स्थापना की थी। इसने 7वीं सदी के उत्तरार्ध में कार्तिकेयपुर को अपनी राजधानी बनाया था। 7वीं सदी के उत्तरार्ध में कार्तिकेयपुर को राजधानी बनाया और कार्तिकेयपुर वंश की स्थापना किसने की थी, बसंत देव या वासुदेव ने करी थी। तो उपाधि देखें तो इन्होंने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि ली थी और इन्होंने बागेश्वर के निकट एक देव मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक गांव दान दिया था। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि बागेश्वर के निकट देव मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक गांव किसने दान दिया था। तो देव मंदिर जो था उसको स्वर्णेश्वर नामक गांव दान देना किसने दिया था, बसंत देव या वासुदेव ने दिया था। बात करें दूसरे नंबर के राजा का तो नाम मिलता ही नहीं है, तो बात करेंगे तीसरे नंबर के राजा की, जो कौन थे, खरपर देव। खरपर देव इसने खरपर वंश की स्थापना की और बागेश्वर लेख में खरपर वंश की जानकारी प्राप्त होती है। खरपर देव कन्नौज नरेश यशोवर्मन का समकालीन था। खरपर देव की वंशावली खरपर देव, कल्याण राज, त्रिभुवन राज। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, त्रिभुवन राजदेव था। फिर हम देख रहे थे दूसरा परिवार जो है, दूसरे परिवार का प्रथम राजा निम्बर है। निम्बर दूसरे परिवार का प्रथम राजा था और ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, बागेश्वर लेख से प्राप्त होती है। निम्बर ने निम्बर वंश की स्थापना करी और निम्बर ने पाल शासकों से संधि भी की। निम्बर ने जागेश्वर में विमानों का निर्माण कराया था। निम्बर शैव मतावलंबी था। पॉइंट मेन बनता है कि बागेश्वर जो कह रहा हूँ, जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसने कराया था, तो किसने कराया था, निम्बर ने। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और निम्बर जो था वो कौन से मतावलंबी था, शैव मतावलंबी। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि कार्तिकेयपुर के जो राजा थे क्या थे, शैव धर्म को मानने वाले थे अधिकतर राजा। निम्बर की वंशावली देखें, निम्बर के बाद राजा बनता है ईष्टगण के बाद ललित सूर्यदेव के बाद भूदेव। ललित सूर्यदेव जो होता है कि प्रतापी राजा होता है, भूदेव जो होता है दानी राजा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ईष्टगण की। निम्बर देव के बाद ईष्टगण देव जो राजा बना था उनके बारे में जानकारी देखें। ईष्टगण, इन्होंने कार्तिकेयपुर राजवंश का यह पहला शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। ईष्टगण ने ही उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। इनकी पत्नी का नाम बगदेवी था और इन्होंने क्या करा, जैसे जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसने करा था, निम्बर ने। जागेश्वर में नवदुर्गा, महिष मर्दिनी, लकुलीस, नटराज मंदिर, ये बनाने का श्रेय किसको जाता है, ईष्टगण देव को जाता है। तो क्वेश्चन बन गया कि एक सूत्र में बांधने का प्रयास करा ईष्टगण देव ने। जागेश्वर में नवदुर्गा, महिष मर्दिनी, लकुलीस, नटराज, ये मंदिर बनाए ईष्टगण ने। जागेश्वर में विमानों का निर्माण करा निम्बर देव ने। और कार्तिकेयपुर वंश का प्रथम शासक या संस्थापक कौन था, बसंत देव था। तो इस तरीके से यहाँ से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते। ईष्टगण के बाद
ललित सूरदेव ये जो थे ये बने राजा, और इनके हमने अभी पहले बात की थी कि इनके सबसे अधिक जो थे ताम्रपत्र मिले थे और ये एक प्रतापी राजा थे। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इसे कली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार के समान बताया गया है। ललित सूरदेव के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। ललित सूरदेव जो थे एक महान निर्माता थे। इनके समय में कार्तिकेयपुर साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। सबसे अधिक ताम्रपत्र ललित सूरदेव के, राज्य का सर्वाधिक विस्तार ललित सूरदेव के टाइम पर। तो इससे स्वतः ही पता चल जाता है कि ललित सूरदेव जो थे एक प्रतापी राजा थे कार्तिकेयपुर वंश में। यदि हम देखें तो राज्य का विस्तार, जब जोशीमठ में राजधानी थी तो उस समय बहुत अधिक विस्तार था राजधानी का, बजाय कि जब बागेश्वर में थी। तो कहाँ से कहाँ तक थी इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। तो ललित सूरदेव जो थे उनके बाद जो हैं वो आते हैं भूदेव। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है। भूदेव ने बौद्ध धर्म का विरोध किया। भूदेव ने बैजनाथ मंदिर के निर्माण में भी सहयोग दिया। यहाँ से भी प्रश्न 2-3 बार बना है, बैजनाथ मंदिर के निर्माण में किसने सहयोग दिया? किसने दिया? भूदेव ने। और भूदेव को एक दानी राजा के नाम से भी जाना जाता है। फिर सलोड़ादित्य तीसरे परिवार का प्रथम शासक कौन थे? सलोड़ादित्य थे। और उसके बाद आते हैं इच्छरदेव। सलोड़ादित्य का पुत्र था। इसने सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की थी। तीसरा वंश जो आता है सलोड़ादित्य। अब इसमें भी परीक्षावाणी में देखें क्या है कि सलोड़ादित्य वंश की स्थापना इच्छरदेव ने की थी। एक किताब और देखी थी, उसमें भी सलोड़ादित्य की वंश की स्थापना इच्छरदेव दिया है। अजय रावत में क्या दिया था? सलोड़ादित्य दिया है। ऐसे अलग अलग मत हैं। अभी क्वेश्चन आया भी था यूके SSSC में, लोगों ने प्रत्यावेदन भेजे हैं। देखो अब क्या आंसर देता है। वैसे हो सकता है कि इसको डिलीट कर दिया जाए, नंबर सबको मिले। तो फिर इच्छरदेव, देसरदेव, पद्मरदेव, सुभिक्ष राजदेव, इस तरीके से इस वंश का क्रम है। सलोड़ादित्य वंश का अंतिम शासक सुभिक्ष राजदेव था। तो हमने पढ़ लिया कि हमने इस वंश के 3 परिवारों के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा जैसे प्रथम वंश था तो प्रथम वंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव था। या कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव था। और अंतिम राजा जो हुआ था वो कौन हुए थे? वो थे त्रिभुवन राजदेव हुए थे। और फिर दूसरे परिवार में देखें तो उनके प्रथम राजा कौन थे? निम्बर। और अंतिम राजा कौन थे? भूदेव। फिर तीसरा वंश में हमने देखा तो सलोड़ादित्य से प्रारंभ होकर सुभिक्ष राजदेव तक इनका क्रम चलता है। ठीक है। अब यदि हम देखें तो इनका कार्तिकेयपुर राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था? पूरा गंडक नदी से यहाँ पश्चिम में सतलज तक, उत्तर में तिब्बत से दक्षिण में काठेर रुहेलखंड तक इनका राज्य फैला हुआ था। इष्ट देवता कार्तिकेय थे। कुमाऊं की जनता भी कार्तिकेय को क्या मानती है? एक लोक देवता के रूप में मानती है। इतिहासकार लक्ष्मी दत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के निवासी थे। BD पांडे इनको सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से आज हमने किस प्रकार चमोली जोशीमठ में कार्तिकेयपुर वंश की स्थापना होती है और किस तरीके से वहाँ राजाओं का क्रम चलता है और कहाँ कहाँ से इनके बारे में जानकारी मिलती है, इसके बारे में अध्ययन करा। अब यहाँ से राजधानी स्थानांतरित होना तथा इनकी प्रशासन व्यवस्था, इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो एक क्रम से अध्ययन करते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें और पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।